राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी संग्राम। सचिन पायलट का वार, कांग्रेस में मची रार। पायलट ने की 25 सितंबर घटनाक्रम के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई, वो मीटिंग हो नहीं पाई। उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इंडिसिप्लिन का मामला माना। पायलट ने याद दिलाए कांग्रेस के नियम कायदे। कि मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। पायलट बोले, जिन 3 लोगों को दिए नोटिस उन पर कार्रवाई हो। और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। पायलट का तंज, मानगढ़ में सीएम की तारीफ वाले घटनाक्रम को सबने देखा। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, तो पढ़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सबने देखा है। राजस्थान में सियासी असमंजस कब होगा खत्म? पायलट का वार, क्या करेगा आला कमान? स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान खत्म होती नहीं दिख रही। लंबी चुप्पी के बाद सचिन पायलट ने 25 सितंबर के घटनाक्रम पर बयान दिया। पायलट ने पैरेलल मीटिंग बुलाने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। पायलट ने कहा, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जिसमें सभी के लिए समान नियम है, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो। पायलट ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्रवाई करेंगे। पायलट ने यह भी कहा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा था राजस्थान की स्थिति पर जल्द निर्णय होगा। पायलट ने मानगढ़ में पीएम द्वारा गहलोत की तारीफ पर भी तंज कस दिया। पायलट ने कहा, मोदी ने गुलाम नबी आजाद की इसी तरह तारीफ की थी, बाद में उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। आज पायलट के बयान पर ही हम बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामनारायण जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक बहुत पुराना गाना था, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आज पायलट का बयान इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है वो ये गाना गाने लगे। देखिए, अनुशासन सर्वोपरि होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी अमित शाह का अनुशासन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कितनी स्टेट को जिस तरह से ऑन करती जा रही है कभी नहीं कर पाती। कांग्रेस अनुशासित पार्टी रही, राज्य अनुशासित है। राजस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो स्थितियां बनी हैं वो दुखदायी है। मैं पायलट साहब को और अशोक गहलोत के खेम के बीच में बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे कांग्रेस में दर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस में वापस राजस्थान में सत्ता में आने के लिए अनुशासन सर्वाधिक काम आएगा। लेकिन 25 तारीख को जो घटना हुई वो स्वयं खड़गे साहब और अजय माकन जी वहां थे, उसके बारे में कहने के बजाय वो जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय से बंधे हुए रहेंगे और उसमें कोई धड़ेबंदी नहीं होगी। लेकिन रामनारायण जी, जहां से बैठकर हम लोग देखते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक तो फैसले लेने में देर करती है, दूसरा ये कि हर बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है, आर पार वाले निर्णय लेने से हिचकती है। हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? हम कमजोर इसलिए हो रहे हैं कि समय पर हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। समय पर निर्णय लेते तो निश्चित तौर पे ये अनुशासनहीनता जो बढ़ती जा रही है कभी नहीं बढ़ती। हमने देखा कांग्रेस तो आज वो लोग भी पावर में है जिन्होंने आदरणीय इंदिरा जी, जो जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये देवी है। भले से जनसंघ वालों ने कुछ भी कहा उस समय में, वो इंदिरा जी के खिलाफ बोलने वाले भी आज कांग्रेस में पावर में हैं। ये चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे फिर रामनारायण जी, फिर सवाल ये उठता है क्या पूरी कांग्रेस में टॉप टू बॉटम, क्या पूरी कांग्रेस में आपकी तरह गुट निरपेक्ष लोग बहुत कम बचे जो उनकी बात को आलाकमान सुन ही नहीं पा रहा और गुट ही गुट हावी दिख रहे हैं? आला कमानों को गुटों से परे हट करके
सोचना पड़ेगा। यदि सोच लिया तो हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ आज बहुत कुछ कहने को। बेरोजगारी बढ़ रही है, गौमांस का भक्षण करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में शामिल है, और यहां तक कि इतना कुछ नुकसान होता जा रहा है धर्म के उन्माद के नाम पे, किसी के उन्माद के नाम पे, और देश को इतना कमजोर होता जा रहा है। कहने को कहा जा रहा है देश मजबूत हो रहा है, वो कांग्रेस ही जिसने देश को तिरंगे के आधार पर जो देश में आजादी हुई है वो निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन एक ही शर्त है, कांग्रेस हाईकमान अनुशासन प्रिय और कांग्रेस के प्रति जो लॉयल रहे हैं, कहने को नहीं, मनसा कर्मा वसना, जिनको कुछ नहीं दिया फिर भी कांग्रेस के साथ है, और जिनका मादा है धरती में, जिनकी पकड़ है, जिनको चाहते हैं जाति के आधार पर मानिए, किसान के आधार पर मानिए, और किसान कौम को आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी कमजोर है, क्योंकि बीजेपी ने किसानों का ठीक है रामनारायण जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मैं मुकेश पारिक जी आपके पास आ रहा हूं। और मुकेश पारिक जी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2020 में कांग्रेस का एक गुट ये कहता रहा कि आप भड़का रहे हैं, आप इन सारी चीजों के पीछे हैं। आज दूसरे गुट का एक प्रमुख चेहरा आपसे ये कहता है कि भाई सबने देखा, प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सचिन पायलट के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जिंक्स्ड हैं, जिसकी तारीफ कर देते हैं वो बर्बाद हो जाता है। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो ये सरकार बनी थी, ये इसकी बुनियादी अंतर्कलह की थी। इसकी जो नींव प्रारंभ हुई वो अंतर्कलह से हुई। और पिछले 4 साल में हमने देखा कि सचिन पायलट जी कुर्सी हथियाने के लिए और अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए प्रयास करते रहे, और वो 4 साल इसी खींचतान में निकल गए। अब आपने डिबेट में कांग्रेस के भले आदमी रामनारायण जी को बुलाया है, ये वास्तव में अनुशासित आदमी है, लेकिन जिस प्रकार से इनके खींचतान जो हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं। आज सचिन पायलट को मौका मिला, तो सचिन पायलट ने गुलाम नबी आजाद का चर्चा करते हुए अशोक गहलोत जी की उसमें उनकी तुलना कर दी उनसे। तो ये जग जाहिर है कि किस प्रकार से कांग्रेस 2 धड़े में बटी हुई है। और मुझे अब लगता है कि जिस प्रकार की स्थितियां अब उभर के आ रही है, तो कुछ ही दिनों में बड़ा विस्फोट कांग्रेस में होता है, देखने में आएगा। और उसका मुकेश पारिक जी, आप शुरुआत से मालूम इसी भरोसे पे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2018 के इलेक्शन के तुरंत बाद से आपके यही रिएक्शन आ रहा है, ऐसा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, हुआ नहीं। तो इस बात का क्रेडिट तो आपको देना चाहिए, एक मतलब सियासी प्रतिद्वंद्वी होने के कारण, कि भाई कांग्रेस ने ये करके तो दिखाया, और लगता है कि 5 भी निपटा लेंगे 5 साल पूरे। नहीं, आप सुनिए, देखिए हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनके क्या होने वाला है। ये चूंकि सत्ता में है, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सत्ता में होने के कारण इनके अंतर्कलह का नुकसान प्रदेश की जनता भुगत रही है। ये इसलिए हमको कहना पड़ता है, आने वाले जो चुनाव है, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में ये जो कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण जिस प्रकार से हमारा राजस्थान प्रदेश पिछड़ा है, चाहे किसानों के हित की बात करें, चाहे बेरोजगारों के हित की बात करें, चाहे विकास की बात करें, हर मोर्चे पर विफल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति हुई है कि आज राजस्थान देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हुआ है कि आज देश में अपराध के मामलों में सबके आगे बढ़ रहा है। अपराध है, लूट है, बलात्कार है, तो ये सारी चीजें राजस्थान में जिस प्रकार से बढ़ी है, बड़ी शर्मसार करती है देश को। नहीं, लेकिन इतना तो है कि आप लोग नजर तो बराबर रख रहे हैं। ठीक है, आपसे हर बार ये आकलन करने में चूक हो जाती है कि आगे वो कब टूटेंगे, लेकिन हर बार आपका आकलन आपने ये मेंटेन करके रखा है पिछले 4 साल में कि होने वाला है, देखो अभी होने वाला है, अभी देखो होने वाला है। हमारी प्रतिबद्धता विपक्ष के नाते प्रदेश की जनता के हितों के लिए है, और हमारा सरकार को इसीलिए सावचेत करते हैं कि आपके अंतर्कलह के कारण हमारे प्रदेश की जनता खामियाजा भुगत रही है, प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। अब मिथिलेश जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेश पारिक जी की एक बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि आज डिबेट में हमने कांग्रेस के जिन गेस्ट को बिठाया, उनके पीछे जितना सियासी अनुभव है और जिस तरह से वो सिर्फ खरा खरा बोलते हैं, उसमें कांग्रेस का पक्ष से ज्यादा एक न्यूट्रल पक्ष आता है, और ऐसे में डिबेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष पूरी तरह से जो है वो सामने नहीं आ पाता। होना क्या चाहिए वो खरा खरा बोल देते हैं।
पर वहां पर डिबेट रुक जाती है, लेकिन डिबेट आगे भी बढ़ाना है अगले आधे घंटे तक। मिथिलेश जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, सचिन पायलट के बयान के मायने क्या होंगे? मतलब कहने का मतलब है, एक तो शायद इसलिए ये ललकार और यलगार ज्यादा लग रही है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बजट आने वाला है, मैं पेश करने वाला हूं, मैं समूहों से सुझाव मांगना शुरू कर चुका हूं, उन्हें कुछ भी होता नहीं दिख रहा, और इसीलिए ये एक तरह से ललकार और यलगार है पायलट की। मिथिलेश जी देखिए स्वप्निल जी, जो सचिन पायलट का जो बयान है वो अहम है, आज का जो बयान है, और सियासी जो चश्मे से भी देखे तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की और मुख्यमंत्री गहलोत को सबसे सीनियर बताया, जबकि अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत लगातार नहीं जीते, शिवराज चौहान लगातार जीते, उनकी तारीफ नहीं की। गुजरात में चुनाव है, भूपेंद्र पटेल, उनकी तारीफ नहीं की। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, उस तारीफ के पीछे कोई राज है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पर मिथिलेश जी, सीनियरिटी तो कहा है, शिवराज सिंह चौहान लगातार जीते लेकिन फिर कमलनाथ से हारे, हालांकि फिर वापस सत्ता में आ गए, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जीते। अशोक गहलोत जी कंटिन्यूअसली नहीं जीते। हाँ। एक बार 21 और एक बार 56 लेके आए, बीच में ब्रेक दिया। भूपेंद्र पटेल वहां चुनाव, उसकी तारीफ नहीं की, तो ये भी एक चुनाव का एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा जो अहम सवाल उठता है कि मानगढ़ का अगर आप कार्यक्रम देखें तो पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ था। जो अशोक गहलोत बार बार बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी? अगर आप वहां गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिन्हें वो कहते हैं कि हमारी आदरणीय है, आदरणीय सोनिया जी हैं, राहुल गांधी खरा सोना है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं। फिर मोदी जी के कार्यक्रम में जाने की कहां जरूरत? पर गहलोत प्रोटोकॉल तोड़ने वाली शख्सियत नहीं है, जो प्रोटोकॉल पीएम डिजर्व करते हैं वो तो देंगे ना वो। ऐसा देखिए प्रोटोकॉल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस हालात में आज कांग्रेस है, जब आपको मोदी जैसे व्यक्तित्व से लड़ाई लड़नी है तो आपको प्रोटोकॉल की बात केवल किताबों तक सीमित रखनी पड़ेगी। आज जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि खुद अशोक गहलोत जी ये बार बार कहते रहे कि 4 साल बाद आप सर्वे करा लीजिए, और सर्वे में अगर मैं सरकार रिपीट नहीं कर रहा हूं तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगस्त में कांग्रेस ने सर्वे करा लिया, सर्वे में आ गया कि आप नहीं रिपीट कर रहे, तो उन्होंने पर्यवेक्षक भेज दिए। पर्यवेक्षकों के साथ जो हुआ सबको पता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा अगर पार्टी का आप। लेकिन फिर कमिंग बैक टू मानगढ़, मेरे को एक बात बताइए मिथिलेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सियासत के जादूगर को सियासी बाजीगरी से मात देकर चले गए मोदी? बिल्कुल ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि मैं उनसे ज्यादा राजनीति जानता हूं। भले उन्हें कहा गया कि वो हम सबसे, हमारी जमात में सबसे सीनियर है, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि जो ये बात करते थे भगवा रंग की, उसी भगवा रंग के नीचे बैठे हैं। जो ये बात करते थे कि ईडी सीबीआई इनका बीजेपी का तोता है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, आप उनकी बगल में बैठे हुए। तो ये तमाम चीजें क्या राजस्थान की जनता नहीं देखती? ये क्या कांग्रेसी नहीं देख रहे? ठीक है, ये कांग्रेसियों को चश्मा नहीं दिख रहा? और जिसे अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है, उस धर्मेंद्र राठौड़ जी के साथ पुष्कर में वो आरती उतार रहे हैं, नहीं दिख रही। ठीक है रामनारायण जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपने कहा, लेकिन बीते 4 साल में हमने सिवाय अनुशासनहीनता के देखा क्या है? क्या साल 2020 में किसी का हरियाणा जाकर बैठ जाना अनुशासनहीनता नहीं थी? और चलिए उसके एवज में इनडायरेक्टली उसे पीसीसी पूर्व डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया, पीसीसी का पद भी, चीफ का पद भी छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद से कोई भी ऐसी इनडायरेक्ट कार्रवाई भी नहीं देख रहे हम। तो फिर अनुशासनहीनता है क्या कांग्रेस की नजर में? नहीं, कांग्रेस ने हाईकमान के राय से, यहाँ की लीडरशिप ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। एक भी इंस्टांस ऐसा नहीं है जहां अनुशासनहीनता पर कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी सीएम पद से हटाना, पीसीसी पद से हटाना, ये उनका आशय क्या था दिल्ली जाने का, वो अलग बात है। बीजेपी के सहयोग से कैसे के, लेकिन उनको अनुशासनहीनता माना गया और उनको एक कोई नहीं पद से हटाया गया, आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पद से हटाया गया, आपके सेवा दल के अध्यक्ष को पद से हटाया गया। तो वो जो उचित था वो हाईकमान का निर्णय था, और उस हाईकमान के निर्णय के आधार पर निर्णय तो फिर इस बार देरी क्यों हो रही है? कांग्रेस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई नहीं की, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इसमें फिर इस बार देरी क्यों हो रही है? नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, ये हाईकमान का काम है कि उसको जज करे, ये कोई पैरामीटर नहीं है जो 5 मिनट में करें, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव आ गए।
अध्यक्ष बन रहा है पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी यदि निर्णय लेती 10 बात होती है। राजनीति है, राजनीति में 10 बार सोचना पड़ता है। आम जनता भी वोट सोच समझ के देती है। लेकिन रामनारायण जी, मुझे देखिए इंडिपेंडेंटली ऐसा लगता है कि खुलकर अपने दिल की बात को रख देने को पार्टी कब तक आंतरिक लोकतंत्र कहती रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, घर में कोई छोटा बच्चा है जो घर के अंदर होने वाले झगड़े बाहर जाकर किसी को बोल देता है, तो परिवार वाले उसे कहते हैं कि भाई घर की बात बाहर मत बताया करो, है ना, क्योंकि राज की बातें उन्हें पता चल जाती है। लेकिन ये तो नहीं बोलते बाहर आकर कि ये हमारे परिवार का आंतरिक लोकतंत्र है। हम तो बच्चों को भी कहते हैं कि घर के झगड़े बाहर बताओ। तो ये आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर हर बयान को सिर्फ बढ़ावा देना कैसे सही है? वो हमारी अनुशासनहीन शासन कमेटी, उसका निर्णय होगा और वो कमेटी जी निर्णय देगी। इसको राइट मानती है, रॉन्ग मानती है, क्या बात है, सब लीडर्स की भी सुनी जाएगी। उसके बाद में वो निर्णय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत है। आप ये अनुशासनहीनता पे कोई यदि माना गया तो कार्रवाई होगी, अनुशासनहीनता नहीं माना गया तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। किसी तरह की कोई कोशिश कांग्रेस में नहीं बरती जाएगी। कांग्रेस हमेशा फूंक फूंक के कदम उठाती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आज दिन तक न तो हुआ न होगा। नहीं, लेकिन क्या, अच्छा देखिए, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्या आप तक ये बातें नहीं पहुंची कि अब कांग्रेस में ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो कुर्सी के भूखे हैं? कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी, इतिहास उठा के देखा है हमने। कांग्रेस ने त्याग किया है। आज हमारे जैसे आदमी बैठे हैं जिनको कभी इतने वर्षों में ये उम्र हो गई, हमने कभी भी मंत्रिमंडल में नहीं बैठे, हमने न मांग की है। लेकिन जो कल के आए हुए हैं उनकी बात अलग है। ऐसे लोगों को हम दरकिनार करेंगे। अब भी 80% टिकट काट दे गए तो बीजेपी देखती रह जाएगी, कांग्रेस शासन में आएगी। क्योंकि आम जनता कांग्रेस को चाहती है, कांग्रेस में अनुशासन को चाहती है और अच्छे लीडर को चाहती है और ईमानदार लोगों को चाहती है, और उनको नहीं चाहती जो दूसरी पार्टी के आधार पर चले। ठीक है, ये मानगढ़ धाम का जहां तक प्रश्न है, हाँ। मानगढ़ धाम में अशोक जी गए, कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल में दूसरा भी जा सकता था, वो गए, उनका बड़ापन है। लेकिन जो भाषा वहां उपयोग में लानी चाहिए थी, अशोक जी कहीं न कहीं कमजोर पड़ गए। उनको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि आज राजस्थान की आम आवाम, आम जनता हम सब लीडर के साथ है। पर हो सकता है कि मौका था पर दस्तूर नहीं था, शायद। मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये सही है, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि वो सियासी बाजीगरी का सियासी जादूगर को शिकार होते हमने देख लिया। मुकेश पारीक जी, देखिए, मैं एक तो आप हंसे क्यों, है ना? मैं देखिए इनकी दो बात का जवाब दूंगा। हाँ। एक तो मैं इनकी मीणा साहब की इस बात से सहमत हूँ कि इन जैसे अच्छे लोगों को कांग्रेस में दरकिनार किया जाता है, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात, अच्छा, इन्होंने एक आंतरिक लोकतंत्र की बात कही, ये बड़ी आशास्पद है। आंतरिक लोकतंत्र इनका कैसा है उसकी बहानगी देना जरूरी है। इनके आंतरिक लोकतंत्र इस प्रकार का है, निकम्मा, नकारा, धोखेबाज। दूसरा, ये शांति धारीवाल के लिए बुढ़ा हो गया। तीसरा, आपकी दिव्या मदेरणा के ट्वीट कि काबा किस मुंह से जाओगे कि शर्म तुमको आती नहीं। तो ये इस प्रकार का इनका आंतरिक लोकतंत्र, कांग्रेस को मुबारक हो, और ये लोकतंत्र इनका आंतरिक ऐसा ही चलता रहे। दूसरी बात, इन्होंने अपने आला कमान की और नेतृत्व बात की कि इनका नेतृत्व क्षमता विहीन हो चुका है। एक्चुअली जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है, नेतृत्व क्षमता विहीन हो जाता है, तो वो स्थिति अब कांग्रेस की हुई है। नहीं, मुकेश पारीक जी, देखिए, अब मैं बहुत सिंसियरली मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत सिंसियरली एक बात कहना चाहता हूं। देखिए क्या है कि कांग्रेस में जिस वक्त फूट की स्थिति सबसे पहले नजर आई थी, वो चुनावों के नतीजे, 2018 के चुनावों के नतीजों के तुरंत बाद आ गई थी। मीडिया कहता रहा, कांग्रेस ने नहीं माना, और एक दिन स्थितियां सबके सामने आ गई। अब आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से संकेत आपकी पार्टी में भी इधर उधर होते दिख रहे हैं। मीडिया कहता रहेगा आप नहीं मानेंगे, और फिर एक दिन हम इसी तरह की चिंगारी को धधकते हुए देखेंगे, जैसा कि कटारिया जी बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये तुलना करना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व क्षमतावान है, नहीं, लेकिन आपके अभी तो आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर किसी के बयान के आधार पर उस पर कार्रवाई हो गई। नेतृत्व आर्थिक मजबूत नहीं, बिल्कुल। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा पेंडिंग है मामला जो हमारे नेतृत्व ने उसको नहीं सुलझाया हो। हमारे कोई ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ठीक कार्यकर्ताओं है। की पार्टी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। हैं। मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज भारत का स्थान जो बनाया ठीक है है। वो किसी से छुपा नहीं हुआ नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि देश नहीं, लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। मिथिलेश जैमिनी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैंने कई बार सत्ता पक्ष में फूट को देखा है, लेकिन एक ही स्टेट में सत्ता और विपक्ष दोनों में फूट को मैंने शायद ही कभी अब तक के अपने एक्सपीरियंस में देखा हो। देखिए स्वप्निल जी, राजस्थान में विपक्ष में भी वैसा ही ढल रहा है जैसा सत्ता पक्ष में है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दो गुट बने हुए हैं, सबको पता है। जब सीपी जोशी जी के यहाँ जो 94 जो 92 इस्तीफे हैं, उस प्रकरण में सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और गुलाबचंद कटारिया जी, वासुदेव देवनानी जाते हैं। उनके घर के सामने वसुंधरा जी होती है, उनको नहीं बुलाया जाता। और जब वो बीकानेर जाती है देवी सिंह भाटी के, तो वहां कोई भाजपा का अर्जुन मेघवाल या कोई भी विधायक नहीं पहुंचता है। तो बीजेपी की भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। जो अभी रामनारायण जी बात कर रहे थे कि बात सही है, कांग्रेस अगर अनुशासन प्रिय हो जाए, कांग्रेस एक काम करे, 1980 के बैच के जो लोग हैं ना, ये चाहे मुकुल वासनिक है, चाहे अशोक गहलोत जी, इन सबको वहां ले जाए दिल्ली में और इनको संगठन से जोड़ के रखे। अगर वो नहीं करना चाहते हैं काम, तो क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई। आपको मोदी जैसे चेहरे से लड़ने के लिए नए ऊर्जावान सक्षम व्यक्ति चाहिए जो पब्लिक को जोड़ते बस हैं। एक सवाल और मैं लेना चाहता हूं। रामनारायण मीणा जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, पतझड़ भी देखी है, बहार भी देखी है, तमाम तरह की चीजें देखी हैं, फिर तो गलतियों से सीख लेना चाहिए। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं पर सीख पार्टी नहीं ले पाई? देखिए, ये साफ है, जो टिकट बांधता है लोग उनके ले लेते हैं। आज दो व्यक्तियों ने टिकट बांधा, यदि हमारे जैसे कि सुनी जाती झगड़ा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस आज भी बीजेपी के मुकाबले अनुशासन प्रिय पार्टी है। बीजेपी में जितना अनुशासन टूट रहा है, कांग्रेस में नहीं टूट रहा है। ये जो कमियां है, ये अनुशासन समिति ठीक कर देगी। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। आप निश्चित मानिए, कांग्रेस में आज भी अनुशासन है और इसके एक्शन के बाद में जो भी निर्णय होगा, उसके बाद कांग्रेस तमाम कांग्रेसी इसका इंतजार कर रहे हैं और कि उन्होंने जो कहा है। और दूसरा, जो अनुशासन समिति ने 3 लोगों को जो नोटिस जारी किया है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोनों राज्यों में चुनाव है, हिमाचल और गुजरात, उसमें संदेश जाए कि कांग्रेस का प्रशासन मजबूत है। कांग्रेस कुछ ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सकारात्मक परिणाम आ सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।